नमस्कार। असम से आजकल जो खबरें आ रही हैं उनमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद बार बार सुनने को मिल रही है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक छात्र संगठन और कई समुदायों के सदस्य सड़कों पर हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये कोई अचानक से नहीं हो रहा है। ये प्रदर्शन असल में एक बहुत पुरानी कह सकते हैं दशकों पुरानी मांग को फिर से सामने ला रहे हैं। मांग है असम के 6 खास समुदायों के लिए अनुसूचित जाति यानी एसटी दर्जे की। ये समुदाय हैं कोच राजवंशी, ताई अहोम, चुटिया, मटक, मोरान और चाय जनजाति जिन्हें अक्सर हम टी ट्राइब्स कहते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये समुदाय अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों मांग रहे हैं, इसके पीछे उनकी असल चिंताएं क्या हैं और इतने सालों बाद इन विरोध प्रदर्शनों में ये तेजी क्यों आई है। चलिए मिलकर इस जटिल मुद्दे को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले इस मांग की जड़ पर ही बात करते हैं। हमारे सामने जो ये दस्तावेज और लेख हैं वो साफ इशारा करते हैं कि ये समुदाय एसटी दर्जे को सिर्फ कुछ सरकारी फायदों या आरक्षण से कहीं ज्यादा अहमियत देते हैं। क्या हम समझ सकते हैं कि उनके लिए इसके मायने क्या हैं असल में? ये इतनी बुनियादी मांग क्यों बन गई है? बिल्कुल, स्रोतों को देखने पर यह बात बहुत साफ नजर आती है। इन समुदायों के लिए एसटी दर्जा उनकी पहचान के ताने बाने से जुड़ा है कहीं ना कहीं। उन्हें लगता है कि यही दर्जा उनकी सदियों पुरानी जो पैतृक जमीनें हैं उनको बचाने की गारंटी दे सकता है। उनकी जो अपनी खास सांस्कृतिक विरासत है, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, उनको लगता है कि एसटी दर्जे का जो संवैधानिक संरक्षण है उसके बिना ये सब धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। और साथ ही उनके आर्थिक अधिकार, खासकर जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर उनका पारंपरिक हक, उन्हें लगता है कि बिना इस दर्जे के वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यानी ये सिर्फ भविष्य की ही बात नहीं है, बल्कि जो उनका अपना है उसे बचाए रखने की लड़ाई ज्यादा लग रही है। जमीन, संस्कृति, संसाधन। लेकिन क्या स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि उन्हें ये खतरा महसूस क्यों हो रहा है? कोई खास वजह है जिससे उन्हें लग रहा है कि ये सब चीजें उनसे छिन सकती हैं? हाँ, ये डर बेवजह नहीं है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि इन समुदायों में एक गहरी भावना घर कर गई है कि उन्हें लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। उन्हें लगता है कि व्यवस्था में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए या सरकारी नौकरियां या फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें, हर जगह उन्हें अवसरों की भारी कमी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि विकास की दौड़ में वे पीछे छूटते जा रहे हैं और उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ये हाशिए पर जाने का एहसास, ये अनदेखी का दर्द उनकी एसटी दर्जे की मांग को और मजबूत करता है। उन्हें लगता है कि एसटी दर्जा मिलने से शायद उन्हें व्यवस्था में एक मजबूत जगह मिल सकेगी जहां से वे अपने हक की बात कह सकें। ये तो वाकई गंभीर बात है। ये सिर्फ सुविधाओं का सवाल नहीं रह गया, बल्कि व्यवस्था में अपनी जगह और अपनी आवाज को लेकर एक गहरी चिंता है। लेकिन क्या असम के खास संदर्भ में कोई और बाहरी फैक्टर्स भी हैं जो इस चिंता को बढ़ा रहे हैं? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। स्रोत एक और बेहद महत्वपूर्ण कारक की ओर इशारा करते हैं और वो है असम का जो जटिल जनसांख्यिकी इतिहास है और उसमें लगातार हो रहे हैं बदलाव। पिछले कई दशकों में अलग अलग कारणों से राज्य में प्रवासन हुआ है, जिससे जनसंख्या का जो संतुलन है वो बदला है। अच्छा। तो इन 6 समुदायों को लगता है कि इन बदलावों का सीधा असर उनकी अपनी पहचान, उनकी जमीनों और उनके जो सीमित संसाधन हैं उन पर पड़ रहा है। उन्हें डर है कि भारी आबादी के दबाव में उनकी अपनी संख्या कम हो रही है, उनकी भाषा और संस्कृति पर असर पड़ रहा है और जमीन जैसे संसाधनों पर मुकाबला बढ़ रहा है। तो इस पृष्ठभूमि में एसटी दर्जा उन्हें एक तरह के कवच जैसा लगता है, जो इन भारी दबावों के बीच उनकी अपनी पहचान और संसाधनों को कुछ हद तक सुरक्षित रख सकता है। अच्छा, तो ये जनसांख्यिकी वाला पहलू इसे और भी पेचीदा बना देता है ना? ये सिर्फ अंदरूनी व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि बाहरी दबावों से अपनी पहचान बचाने की कोशिश भी है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये मांग कोई नई तो है नहीं, ये तो सालों से चल रही है। इस लंबे इतिहास के बारे में स्रोत क्या जानकारी देते हैं? बिल्कुल नई नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये मांग दशकों पुरानी है। शायद आजादी के बाद की शुरुआती दौर से ही इसकी सुगबुगाहट रही होगी, लेकिन पिछले 3-4 दशकों में ये ज्यादा संगठित रूप से सामने आई है। इन समुदायों के नेताओं ने, संगठनों ने लगातार सरकार के सामने अपनी बात रखी है। ज्ञापन सौंपे हैं, प्रदर्शन हुए हैं, कमेटियां बनी हैं। कमेटियां भी बनी हैं? हाँ, कमेटियां भी बनी हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग समय पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने इन मांगों पर सहानुभूति भी दिखाई है। कई बार आश्वासन दिए गए हैं, वादे किए गए हैं कि हाँ, इस पर विचार किया जाएगा, प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स और स्टडीज भी हुई हैं इस पर। यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है सच में। दशकों की मांग, बार बार के आश्वासन, कमिटियां और फिर भी नतीजा कुछ नहीं। ये तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा निराशा पैदा करने वाली स्थिति होगी इन समुदायों के लिए। क्या इसी वजह से अभी आंदोलन इतना तेज हो गया है, खासकर युवाओं में? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? निश्चित रूप से। आप सोचिए, एक पूरी पीढ़ी इसी मांग को सुनते हुए इसी इंतजार में बड़ी हुई है। उनके माँ बाप ने भी यही मांग उठाई, उनके दादा दादी ने भी शायद यही उम्मीद रखी हो। तो जब वे देखते हैं कि इतने सालों में सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, तो हताशा का पैदा होना तो स्वाभाविक है। स्रोत बताते हैं कि खासकर जो युवा पीढ़ी है, उसमें अब सब्र का बांध टूट रहा है। बेचैनी है। वे देख रहे हैं कि उनके भविष्य से जुड़ा इतने अहम मुद्दे पर सिर्फ तालमटोल हो रही है। और शायद इसीलिए उनके लिए ये सिर्फ आरक्षण या सुविधाओं का मामला नहीं रह गया है अब। जैसा कि कुछ स्रोत इशारा कर रहे हैं, उनके लिए ये अब आत्मसम्मान और अस्तित्व का सवाल बन गया है। सही, बिल्कुल सही। ये सिर्फ विकास या नौकरियों की लड़ाई नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि युवा पीढ़ी एसटी दर्जे को अपनी गरिमा, अपनी डिग्निटी और अपने समुदाय के अस्तित्व यानी सर्वाइवल से जोड़कर देख रही है। उन्हें लगता है कि बिना इस संवैधानिक पहचान और संरक्षण के बदलते समय में उनका समुदाय अपनी जो खासियत है वो खो देगा, हाशिए पर चला जाएगा। उन्हें लगता है कि उन्हें शायद दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, जिनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और ये एहसास उनकी गरिमा पर चोट करता है। इसलिए जब वे सड़क पर उतरते हैं तो वे सिर्फ कुछ लाभ नहीं मांग रहे होते, बल्कि वो अपने समुदाय के वजूद और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ये गरिमा और अस्तित्व वाली बात, हाँ। ये इस पूरे मुद्दे को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ समुदायों की मांग नहीं, बल्कि उनकी पहचान से जुड़ा एक गहरा भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी है इसमें। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें, जो कारण हमने स्रोतों के आधार पर समझे, तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? देखिए, तस्वीर काफी जटिल है, लेकिन फिर भी स्पष्ट बनती है। एक तरफ इन 6 समुदायों कोच राजवंशी, तायहुम, चुटिया, मटक, मोरान और चाय जनजाति की गहरी इच्छा है कि उनकी पैतृक जमीनें सुरक्षित रहें, उनकी जो अनूठी सांस्कृतिक पहचान है वो बनी रहे और उनके आर्थिक आधार, खासकर पारंपरिक संसाधनों पर उनके अधिकार मजबूत हों। ठीक है। दूसरी तरफ वे शिक्षा, रोजगार और सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें बराबरी का दर्जा और पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं और वे हाशिए पर हैं। तीसरी अहम कड़ी है बाहरी दबाव, खासकर जनसंख्या के बदलावों से उपजा डर कि कहीं वो अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक न बन जाएं, अपनी पहचान न खो दें। सही। और इन सब के ऊपर है दशकों का इंतजार, बार बार मिले वो आश्वासन जो कभी हकीकत में नहीं बदले। और इससे पैदा हुई गहरी हताशा, खासतौर पर युवा पीढ़ी में। उनके लिए अब ये सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि अपनी गरिमा को बचाने और अपने समुदाय के भविष्य को सुनिश्चित करने की लड़ाई बन चुकी है। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर आज के इन तीव्र विरोध प्रदर्शनों की जमीन तैयार की है। ये वाकई एक बहुस्तरीय मुद्दा है, जिसमें इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति सब आपस में उलझे हुए हैं। तो संक्षेप में अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, तो असम में ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें शामिल 6 समुदाय कोच राजवंशी, ताई अहोम, चुटिया, मटक, मोरान और चाय जनजाति मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। और ये मांग क्यों है? क्योंकि वे इसे अपनी जमीन, अपनी विशिष्ट संस्कृति और अपने आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। वे शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बराबरी चाहते हैं और हाशिए पर धकेले जाने का विरोध कर रहे हैं। उनके लिए ये गरिमा और अस्तित्व का सवाल भी बन गया है, खासकर बदलते जनसांख्यिकी परिदृश्य में। और ये प्रदर्शन तेज इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये मांग दशकों पुरानी है। सरकार की तरफ से बार बार आश्वासन तो मिले, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे खासकर युवाओं में भारी निराशा और गुस्सा है। आपने बिल्कुल सही तरीके से सार प्रस्तुत किया है। सारे मुख्य बिंदु इसमें आ गए।
ये स्थिति हमें दिखाती है कि कैसे ऐतिहासिक अन्याय या अनदेखी की भावना वर्तमान की सामाजिक आर्थिक चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितता के डर के साथ मिलकर एक शक्तिशाली आंदोलन को जन्म दे सकती है। और यहीं पर एक विचार करने वाला सवाल खड़ा होता है, जो सीधे तौर पर हमारे द्वारा देखे गए स्रोतों से ही निकलता है, भले ही हमने इस पर अलग से गहराई में बात न की हो। सवाल यह है कि जब इतने सालों से ये मांग उठ रही है और लगभग हर सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति या सहानुभूति जताई है, तो फिर वो कौन सी वास्तविक बाधाएं या जटिलताएं हैं जिनकी वजह से आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है? क्या ये कानूनी पेचीदगियां हैं, राजनीतिक मजबूरियां हैं, या फिर समाज के अन्य वर्गों की ओर से विरोध का डर है? इस देरी और अनिश्चितता के पीछे की इन असली गांठों को समझना शायद इस मुद्दे के समाधान की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद और जानकारी जुटाने और सोचने की जरूरत है।